Hello guys, this is Akshat Tripathi. Welcome back to my YouTube channel Classify. कैसे सब बहुत बढ़िया। हम लोग रैपिड रिवीजन की सीरीज कर रहे हैं। इसमें लास्ट टॉपिक हमने मॉडर्न फिजिक्स का डिस्कस किया था, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को जल्दी जल्दी रैपिड फायर तरीके से सारे फॉर्मूलोज को देखा था। आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं? आज हम लोग लेने वाले हैं एटम्स। एटम्स के बारे में सब कुछ आज डिस्कस करेंगे रैपिड फायर तरीके से बहुत ही जल्दी। तो एटम्स हम लोग हेडिंग डालते हैं आज। तो एटम्स में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट मॉडल था कौन सा था? वो बोर मॉडल ऑफ एटम, जहां पे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं आप, जहां पे फॉर्मूलास निकलते हैं, जहां पे कंसेप्ट, तो उसको सीखने की कोशिश करते हैं। हेडिंग हमारी क्या है? बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल ऑफ एटम जल्दी जल्दी सीखना है हमको। आज रैपिड फायर तरीके से इसको रिवाइज करते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो पढ़ते हैं। तो बोर साहब ने हमारे क्या बोला था? बोर साहब ने सिंपली बोला था कि अगर मान लो एक ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस है, मान लो इसके ऊपर चार्ज जेड है और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, तो सिंपली उतना एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू 1.6 × -19 किलो। मान लो इसका चार्ज न्यूक्लियस का जेड इंटू है। जेड क्या है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर है। बहुत बढ़िया, इतना हमको समझ आ गया। एटॉमिक नंबर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है एटॉमिक नंबर। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक सिस्टम है, ठीक है। ये बोर मॉडल उसी के लिए लगता था, हमको ये बात पता है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला कि इसके लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कैसे प्रोवाइड होगा? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता था? mv²/r। बहुत बढ़िया। आर ये डिस्टेंस है इसके साथ, वो कितनी होगी? वो के जेड जो इनके बीच में इंटरेक्शन लग रहा होगा वो प्रोवाइड करने वाला है। तो एक पहला फार्मूला ये निकल के आया था हमारे पास। ये बेसिक्स है, ये बिल्कुल बेसिक्स है, ये कभी भी आपसे अप्लाई करवाए जा सकते हैं। mv²/r = k ze/e/r²। ये फॉर्मूला हो गया। सेकंड इसमें क्या बोला गया था कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोला था? mvr जो होता है वो nh बाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π का होता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो मस्ट रिमेंबर फॉर्मूला इस कंसेप्ट के अंदर हम लोग जानते हैं। तो ये दो फॉर्मूले सीख लिए। अब इतने फॉर्मूले सीखने के बाद जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और आ गए, जल्दी जल्दी उनको चालू करते हैं। कहाँ पे चालू करते हैं? यहाँ से सीरीज बनाते हैं, यहाँ से लिखना चालू करते हैं। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, अभी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी कुछ स्पीड होगी ना। इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी स्पीड आएगी। स्पीड कैसे दी जाती है? चेक करो। किसी भी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसकी स्पीड होती है v = v0 z/n। और यहाँ पे v0 की वैल्यू क्या होती है? 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला याद हो गया? क्या हुआ? v = v0 z/n, v = v0 z/n, v = v0 z/n। बहुत बढ़िया, हमको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। सेकंड, अगर ये अब r रेडियस पे है तो r रेडियस की हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितनी रेडियस, उसको रेडियस को कैलकुलेट करने के सिंपली r = r0 n² z, r = r0 n² z। ये फॉर्मूला होता है। वेयर r0 = क्या लिखोगे आप? r0 = 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यूज आपको रटी होनी चाहिए बिल्कुल। एग्जाम में डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन आने वाला है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे आने वाला है, तो आपको ये बिल्कुल फॉर्मूले अच्छे से क्लियर होने चाहिए। दो फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए। इस v0 की वैल्यू को आप सिंपली ये भी लिख सकते हो c/137। c क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट। उसको 137 से जब डिवाइड कर देते हो तो रफली इतनी ही वैल्यू के आसपास पहुंचते जाता है। दो फार्मूले आपको क्लियर हो गए, आई होप क्लियर हो गए। अब इन फार्मूलों से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक तो बता दिया जाता है, इनसे आगे जब क्वेश्चन अच्छे लेवल के बन जाते हैं, जो कि नीट या ना मेंस में आपके आ जाएंगे, तो वहां पे क्या सीखना है, तो वो फार्मूले में अब यहां पे सारे लिखूंगा, आप उनको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, यहां पे अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, बिल्कुल रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके टाइम पीरियड होगा ना, रिवॉल्व करने का कुछ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? बेसिकली डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस ही एक्चुअली कितनी कवर कर रहा होगा? 2πr का सर्कमफ्रेंस, तो 2πr डिवाइडेड बाय स्पीड क्या है उसमें, मान लो v है। तो इसको यहां से इन दोनों रिलेशंस को, ये दोनों याद रखना है, ये दिमाग में सेट होंगे तो सारे जो भी फॉर्मूले एक्स्ट्रा हैं वो आप सीख तो जाओ, रटना नहीं है उनको भी, लेकिन समझते हुए ना आप कभी भी निकाल सकते हो। इसलिए मैं बता रहा हूं जल्दी जल्दी निकालने का तरीका। 2πr तो कांस्टेंट है, r की वैल्यू देखो क्या जाएगी? r0 n²/z, ठीक है। और नीचे क्या आएगा? v की वैल्यू v0 × z/n। देखोगे तो n ऊपर चला जाएगा, z नीचे आ जाएगा। तो ये टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³/z²। n³/z², ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आपको यहाँ पे शायद वैल्यूज ना कैलकुलेट करें, वो रिलेशन पूछ सकते हैं कि टाइम पीरियड बताओ किस तरीके से, अगर ये सिनेरियो है तो टाइम पीरियड कैसे डिपेंड करने वाला है, कैसे डिपेंड करना है? टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n³/z², ठीक है, समझ गए। अब फ्रीक्वेंसी समझते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है तुम्हारी आपकी टाइम पीरियड का इनवर्स हो सकता है। कैसे बोल सकते हो? t = 2π/ω होता है। t = 2π/ω होता है। अगर इस रिलेशन में देखें तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब टाइम पीरियड आप देखो n³/z² है, तो ओमेगा क्या होगा? ओमेगा सिंपली आपका हो जाएगा z²/n³। ये दोनों रिलेशन आपको समझ आ गए? हाँ बिल्कुल समझ आ गए। अगर आप ये ना इस तरीके से है एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, तो फ्रीक्वेंसी कैसे होगी? फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा = 2πf होता है। वहां पे भी आप देख सकते हैं कि ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो यहां से क्या लिख सकते हो? फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² बाई n क्यूब। रिलेशन से देखिए आपके पास निकलते चले जा रहे हैं।
1 2 3 टाइम पीरियड का रिलेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन से तीनों एक साथ हमने देख ली। बहुत ही बढ़िया, आपको समझ आ गए होंगे आई होप। टाइम पीरियड हमने टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन देख लिया। बस इन दोनों को याद रखो, बाकी सारे निकलते हैं। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व तो कर रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, चार्ज ना घूमता है तो करंट आती है। तो यहाँ पे करंट क्या होगी? करंट सिंपली आप लिख सकते हो I इक्वल टू Q/T। करंट इस तरीके से होगी। अब Q तो कांस्टेंट वैल्यू इसका चार्ज, क्योंकि E ही होगा। अब टाइम पीरियड का रिलेशन क्या आया था, याद करो भी। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n³/z² आया था। हाँ बिल्कुल, इतना ही आया था। बहुत सही, हमने इतना ही पढ़ा हुआ था, इतना ही पढ़ा हुआ। तो यहाँ पे I की वैल्यू के रिलेशन क्या, Q इज प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड डालोगे तो n³/z², तो z² ऊपर चला जाएगा। तो सिंपली आप क्या लिख सकते हो, करंट इज प्रोपोर्शनल टू z²/n³। ये रिलेशन भी आपको समझ आ गया होगा क्यों। देखो सारे रिलेशन में यहीं से निकाल गया, टाइम पीरियड का निकाला, उसके बाद देखो करंट का भी निकाल चुका हूं, सारे निकाल चुका। अब इसमें अब आपको एक कंसेप्ट आपने मैग्नेटिज्म में सीखा होगा। क्या सीखा होगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसके पास है ना तो करंट आ गई। तब करंट आ गई तो एक सर्कल लूप में जब करंट होती है तो उसके सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। वो इसको कितने से दिया जाता है, μ0I/2r से इस रिलेशन से दिया जाता है। 2r है ये, इतने इससे दिया जाता है। तो अब देखो यहां से B इज प्रोपोर्शनल टू I/r है, क्योंकि μ0 और 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है। I किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो z²/n³। B इज प्रोपोर्शनल टू z²/n³। सिंपली अब नीचे R क्या रिलेशन था, देखो n²/z। ये दोनों रिलेशन आपको समझ आ गए। n³ नीचे आएगा, z ऊपर जाएगा, तो रिलेशन क्या बन गया, B इज प्रोपोर्शनल टू z³/n⁵। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट, दिमाग में समझना है। ये कभी आपने देखा ही नहीं होगा एक तरीके से। कैसे कि अगर जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वहां पे करंट लूप बन सकती है। तो करंट आने से यहां पे इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड एक जनरेट हो सकती है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिलेट करेगी, n पे और z पे। n क्या है, यहां पे हमारा एटॉमिक नंबर है, और n क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, कौन सी ऑर्बिट में हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपको इतना आई होप सारा क्लियर हो गया होगा। इसका नेक्स्ट फर्दर आगे बढ़ते हुए तुरंत इसको रफ करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब समझने के लिए क्या हो गया, एनर्जी क्या होती है। एक ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसमें उसकी एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी कितनी होती है, सिंपली टोटल एनर्जी होती है -13.6 z²/n²। 13.6 z²/n²। किसमें होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। ये दिमाग में रखना, क्योंकि बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। 13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इतनी। आप सोच सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी इतनी ही होती है। बस ये वैल्यू निगेटिव होती है, इसका पॉजिटिव कर दो, मतलब टोटल एनर्जी का पॉजिटिव वैल्यू होती है, वही काइनेटिक एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। आइयो बिल्कुल क्लियर हो गया। पोटेंशियल एनर्जी भी तो इसकी होती थी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जरा चेक करो। पोटेंशियल एनर्जी होती है 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का जो इसका मैग्नीट्यूड नहीं लेते, यहां पे सिर्फ इसकी वैल्यू लेते हैं 2 टाइम्स। इसका 2 टाइम्स मतलब -13.6 z²/n² इंटू 2 कर देंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है इसमें इलेक्ट्रॉन में। आई होप इतने सारे कंसेप्ट आपको समझ आए होंगे। आगे बढ़ते हुए इसमें देखते हो, हमने टोटल एनर्जी का कंसेप्ट देख लिया। अब एक टर्म आता है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, इतनी एनर्जी देती है कि उसको छोड़ के चले जाए। अब कितनी एनर्जी है इसके पास, स्टेबल रखने के लिए देखो -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऑर्बिट की एनर्जी होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, इसी का पॉजिटिव वैल्यू दे दो, इतनी एनर्जी दे दो जिससे वो निकल जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट क्या है बाइंडिंग एनर्जी का। बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, पॉजिटिव की टोटल एनर्जी जो भी है, या इसको मैग्नीट्यूड आप सिंपली बोल सकते हो। मैग्नीट्यूड जो भी ले लो टोटल एनर्जी का, जिस भी ऑर्बिट में हो उतनी एनर्जी वहां पे दे दो। अब क्या बताओ, ऑर्बिट की जैसे जैसे बढ़ेंगी, n की वैल्यू 1 होगी, ये वैल्यू कुछ आएगी, उससे 2 करोगे तो एनर्जी बढ़ेगी। देखो माइनस में बढ़ती है, -5 स्मॉल होता है -3 के कंपेयर में। तो देखना यहां से वैल्यू आएगी फर्स्ट ऑर्बिट की -13.6। अगर मैं z=1 की बात करूं तो 2 के लिए भी ऐसे चेंज होती है। आप इसमें वैल्यू डाल के देख सकते हो बहुत ही आराम से। तो ये सारे कंसेप्ट आपको आई होप समझ आ गए। ये जो भी फॉर्मूलाज थे वो मॉडल से रिलेटेड, वो सारे कंसेप्ट मैंने आपको बताए, आई होप आपको समझ आए होंगे। इफ यू लाइक देन लाइक माय वीडियो। आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के बीच में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।